हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, भारतीय संविधान पढ़ेंगे। और ये वीडियो खास होने वाला है क्योंकि ये एनसीईआरटी का निचोड़ होगा। इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी का सार संग्रह होगा ये। और ये हमारा पहला वीडियो है, 5 एपिसोड आएगा जिसमें हमारा फर्स्ट एपिसोड ये आज का है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपना एक लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भारतीय संविधान, संपूर्ण भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने बताया आपको कि ये हमारा पहला वीडियो है। आगे हमारा 4 वीडियो और आएगा। 5 वीडियो में कंप्लीट पॉलिटी हम कवर करेंगे और एकदम शून्य से लेकर शिखर तक का सफ़र होगा। इसमें पॉलिटी में आप बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ इसमें आपको नहीं छूटेगा। और आप एकदम ध्यान से पढ़िए, एक पेन पेपर हाथ में ले लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन करिए। एक बार यदि समझ में न आए तो दोबारा आप वीडियो देखिए। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा और आप अच्छा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत करता हूं आपका टुडे एग्जाम स्टडी पे। यदि आप यहां नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान। संविधान के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के, हर बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, या भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को तो आप जरूर स्टार लगा के नोट डाउन करिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और टिक कर देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। आपको ध्यान देना है, जब क्वेश्चन आए भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो आप आंसर देंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यदि क्वेश्चन आए भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप क्वेश्चन आंसर देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, जिसमें उम्र के हिसाब से जो सबसे श्रेष्ठ उस वक्त थे, सबसे उम्रदराज जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और उसके 2 दिन बाद फिर एक बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि क्वेश्चन आए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। ऐसे ही संविधान निर्माण का प्रारंभ होता है 13 दिसंबर 1946 को। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ डेट है जो आप बिल्कुल याद रखेंगे। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है संविधान सभा का। ठीक है। उसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है संविधान सभा में, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। आप फिर से ध्यान देंगे, 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। 13 दिसंबर को प्रस्ताव लाते हैं और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। चलिए आगे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया।
जब आप भारतीय संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगे तो पूछा जाता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस दिनांक का जिक्र हुआ है, तो 26 नवंबर 1949। ऐसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो हमारे संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। और इसी तरह जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो वह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। आप दोनों को स्पष्ट रूप से समझिएगा। 24 जनवरी 1950 को हमारा भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया, जन गण मन को, और 26 जनवरी 1950 को यानी 2 दिन बाद अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। ठीक है। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। अब कुछ हम प्रमुख समितियां पढ़ेंगे जिनके अध्यक्ष के बारे में जानेंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है इस समिति के कौन अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आप याद रखिएगा, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे और संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे छोटे छोटे प्रांत थे, प्रांतों को संगठन करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था, जो उस समय के गृह मंत्री थे, हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, और उनके द्वारा प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति में भीमराव अम्बेडकर के अलावा और 6 सदस्य भी थे, जिसमें पहला नाम आता है N गोपालस्वामी अयंगर का। N गोपालस्वामी अयंगर होते हैं पहले, और दूसरे डॉक्टर KM मुंशी होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे BM मित्रा होते हैं, बाद में उनके स्थान पे N माधव आते हैं, N माधव राय आते हैं उनके जगह पे। माधव राव के बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर होते हैं, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला होते हैं, फिर DP खेतान आते हैं, बाद में DP खेतान जी के जगह पे TT कृष्णामाचारी होते हैं। ये कुल 6 सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य होते हैं, और उसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जबकि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राज्यों के लिए समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष GV मावलंकर जी थे। ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा। एक बार में ना समझ आए आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप इसे देखते देखते याद कर जाएंगे, और इससे जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, हमें उम्मीद है कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं हम। ये हम आपको बता ही दिए हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति होती है उसमें 6 सदस्य और भी रहते हैं, जिनका नाम हमने आपको बताया। भारत का संवैधानिक विकास हम देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। आपसे पूछा जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है, याद रखिएगा 1773 में। उसी समय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आता है उसके द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, और उस न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई। ठीक है। और 1833 के द्वारा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारतीय प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। कब, किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिलता है। इसी तरह भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिलती है। और केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये द्विसदनीय बना। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को
द्विसदनीय बनाया गया और भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्र में द्वैध शासन जो व्यवस्था थी, द्वैध शासन प्रणाली थी, वो किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ऐसे ही एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। और आप इसे स्टार बना के नोट डाउन करिएगा, एक कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946। या भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। ठीक है, चलिए कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो यहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य थे। एक सदस्य का प्रस्ताव रखा गया था कि 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। और भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। और भारत की संविधान सभा की पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को। हमने बताया था आपको कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, चलिए। और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो सर BN राव द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर BN राव के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? मैंने आपको बता दिया है, राजेंद्र प्रसाद जी को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जबकि उसे 22 जनवरी सन 1947 को पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है, और भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसमें कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, आप इसे याद करिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया, जो उस वक्त अस्थायी अध्यक्ष थे। ये आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही आप पढ़ चुके हैं। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? जो भारत का संविधान सभा था उसमें राष्ट्रीय ध्वज, जो वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान स्वीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया। आप इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो यह गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से था, बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ, जो 1947 से 1950 के बीच में बंगाल प्रेसिडेंसी से प्रतिनिधि रहे, सदस्य रहे। ठीक है, चलिए अब संविधान के विभिन्न स्रोतों को हम पढ़ेंगे कि कौन से संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, किस देश से क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप जानते हैं कि रूस से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, जबकि आयरलैंड से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना ली गई है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना है वह आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित
स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो वह आपके फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जबकि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन का उपबंध जर्मनी से लिया गया है। ठीक है। आपातकालीन जो होता है, आपातकालीन का कानून जो है वो हम जर्मनी से लिए हैं भारतीय संविधान में। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची को हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। आप जानते हैं एक राज्य सूची होता है, एक संघ सूची होता है और एक समवर्ती सूची होता है। राज्य सूची जो होता है उसमें निर्णय लेने की शक्ति राज्य को प्राप्त है, जबकि संघ सूची में निर्णय लेने की शक्ति संघ को प्राप्त है, यानी केंद्र को प्राप्त है। और समवर्ती सूची में निर्णय लेने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त है। और उसमें मतभेद हो जाने पर, या अगर समवर्ती सूची का कोई निर्णय जिसमें मतभेद हो जाता है, तो उस समय संघ को स्वीकार करना पड़ता है, यानी केंद्र के बातों को मानना पड़ता है। जैसे कि हमारा शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, उसमें राज्य अपने स्तर से भी निर्णय ले सकता है और केंद्र भी पॉलिसी ला सकता है। अभी आपने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 आया है, तो ऐसे ही तो ये जो समवर्ती सूची का विषय है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो शिक्षा है हमारा वो समवर्ती सूची का विषय है। अभी आपने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 जो आया है, जिसमें के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2021 जो बनाई गई है, तो वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है और राज्य अपने स्तर से भी उसमें निर्णय ले सकता है। तो ये समवर्ती सूची होता है, जो उसमें केंद्र और राज्य दोनों स्वतंत्र हैं अपने अपने स्तर से निर्णय करने के लिए। अगर मतभेद होता है तो उस वक्त केंद्र की बातों को माना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया? वो जापान से लिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है। इसमें प्रस्तावना में जो शब्द है हम भारत के लोग, तो भारत के जो लोग हैं वो प्रस्तावना में वो अमेरिका से लिया गया है, जबकि मूल अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, जो न्यायालय से न्यायाधीशों को जो हटा दिया जाता है, ये प्रक्रिया जो है हमारे अमेरिका से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति अगर किसी असंवैधानिक कृत्य करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर महाभियोग जो चलाया जाता है, ये प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। जनहित याचिका और उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, ये सब हमारे अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में। विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, जैसे हमारे देश में एकल नागरिकता है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ भारत के नागरिक हैं, ना कि आप यूपी के हैं या दिल्ली के हैं या बिहार के हैं। यदि भारत के नागरिक हैं तो भारतीय नागरिक हैं, एकल नागरिकता है। जबकि आपके अमेरिका में है, वहाँ पे एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ द्विनागरिकता है। ठीक है। एक आप स्टेट के नागरिक हैं और फिर आप उस कंट्री के नागरिक हैं, तो दो नागरिकता वहाँ पे लेनी होती है। जबकि हमारे देश में एकल नागरिकता का व्यवस्था है और ये ब्रिटेन से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतने का जो निर्णय होता है, जैसे कोई भी प्रतिनिधि हम कैसे मान लेते हैं कि वो जीत जाते हैं, जो सर्वाधिक मत हासिल करते हैं उन्हें हम विजेता घोषित कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो हमारे ब्रिटेन से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। और विधायिका में अध्यक्ष पद की जो भूमिका होती है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है, और संसदीय विशेषाधिकार वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में जो संशोधन होता है, जैसे संविधान में संशोधन करके कोई भी बिल हम जो लाते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? जैसे कि आप देखते हैं, जो भी हम आम जनता जो भी अपने नेता को चुन के भेजता है, वही नेता राज्यसभा में सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है। तो ये व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
कनाडा से केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये सब कनाडा से लिया गया है। जबकि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो हैं जो हमारे संविधान में है। संविधान लिखते वक्त ऐसा जो भी चीज़ जो उस वक्त लागू नहीं किया गया था, पॉसिबल नहीं था, तो वो नीति निर्देशक तत्व में लिख दिया गया कि अगर हमारा देश अगर विकसित होता है, इस स्टेज पे पहुंचता है, तो इन चीज़ों को लागू कर सकता है। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था भी उसमें एक था। पंचायती राज व्यवस्था जो समवर्ती सूची का राज्य नीति निर्देशक तत्व का विषय था। बाद में इस संविधान में संविधान संशोधन द्वारा ये आया, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, और फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। जबकि रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया। और जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया। जबकि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। भारत के मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। भारत के मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो ये आप सब जानते होंगे, इंडिया, दैट इज़ भारत, ठीक है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल ही स्टार लगा के नोट डाउन करिएगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो विधायिका कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, विधायिका के ऊपर विधायिका जो होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, तो यह है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा ही मूल अंतर है भारत के संविधान में और ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगाइएगा। नीति निर्देशक तत्व तथा जो मूल अधिकार है उसे संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, ठीक है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, जो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है, तो 52 सेकंड, आप जानते ही हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो आपको पहले ही बताया हूं, समवर्ती सूची का विषय है। प्रारंभ में राज्य सूची का विषय जो शिक्षा है वो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ, उसे शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले क्या था, पहले राज्य सूची का विषय था, फिर बाद में 42वां संविधान संशोधन जो 1946 में किया गया, उसमें इसे स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में कर दिया गया राज्य सूची से, ठीक है। चलिए, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है, तो यह राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस बल किस सूची का विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है, तो यह भी राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज भी राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, जबकि राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में कुल 52 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में 100 विषय,
सॉरी, संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। अब हम थोड़ा प्रस्तावना जान लें। प्रस्तावना के बारे में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस दिनांक का उल्लेख है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, ऐसा है ना। तो 26 नवंबर 1949। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान सभा की प्रस्तावना। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगी। जैसे पहले था कि पहले जो देश के सर्वोच्च शिखर पे जो बैठा व्यक्ति था, राजा, उसकी जो शासन प्रणाली थी वो वंशानुगत थी। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है, गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। ऐसा सर्वोच्च शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी वंश परंपरा से नहीं आएगा। सर्वोच्च शिखर पे हमारे राष्ट्रपति बैठे हैं, वो किसी वंश परंपरा से नहीं कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वंशानुगत शासन नहीं आती है। चलिए, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या भाव है? तो जो धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात हमारा संविधान ये कहना चाहता है कि हम किसी भी एक धर्म के पक्ष में नहीं हैं। हमारे देश में अनेक धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, अनेक धर्म हैं, और हम किसी विशेष धर्म समुदाय के पक्ष में नहीं हैं। विशेष धर्म संप्रदाय के पक्ष में नहीं है, अर्थात भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। प्रस्तावना में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व से संबंधित है। जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तत्व किस से संबंधित है? तो यह 1917 में जो रूसी क्रांति होती है उससे संबंधित है। ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें समाजवादी, अखंडता तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में जोड़ा गया, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय में यह मत किस के द्वारा व्यक्त किया गया था? तो ये जो मत है वो किस वाद के द्वारा व्यक्त किया गया था? वाद होगा। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय में यह मत किस वाद में व्यक्त किया गया था? तो बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा था। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने सीटें आरक्षित रहेंगी? वो 20 सीटें। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने सीटें आरक्षित हैं? 20 सीटें। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो ये आप सभी जानते होंगे और याद कर लीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे और उन्हीं के अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह थे, और उसी समय जम्मू कश्मीर का विभाजन करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए, नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। और भाषाई आधार पे
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के आप नोट डाउन करिएगा। भाषा के आधार पे भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो वह पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसको भाषा के आधार पे विभाजन किया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।